नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक अपने रीजनिंग के 3 टॉपिक पढ़े हैं, दर्पण, दिशा दूरी और रक्त संबंध। अभी दर्पण और धर्म प्रतिबिंब तो पूरा आपका खत्म हो गया है। दिशा दूरी का एक कॉन्सेप्ट और बचा है और रक्त संबंध के आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची हुई है, जो मैं आपके अगले वीडियो में डाल दूँगा। आज हम गणित का बेसिक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत वही होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये सीधी सी बात है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको ये चीजें तो पता है ही। तो हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं स्थानीय मान और जाति मान से। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जाति मान को फेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब ये होता है अलग अलग स्थान पर उसका अलग अलग मान होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 4, 5, 6, 8 और यहाँ पे ये मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, इस 8 का यहाँ पे स्थानीय मान क्या है 8 और इस 8 का स्थानीय मान क्या है, जितनी संख्या पीछे है उतनी क्या लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। तो इसका मान है 80,000। तो कहने का मतलब यह है कि 8 का स्थान बदलने पर, 8 का स्थान बदलने पर उसका क्या चेंज हो गया, मान चेंज हो गया। क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो गई। तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्थानीय मान बोलेंगे। अब वैसे ही फेस वैल्यू की बात करें इसी क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन है, तो फेस वैल्यू में 8 का 8 ही रहेगा और ये 8 का भी 8 रहेगा। मतलब फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसका जो मान है वही मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे रहे। एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, जैसे मैं हूँ, मैं किसी स्थान में, जैसे मान लो मैं मेरे गांव में रहता हूँ तो मेरी स्थानीय मान अलग है। मैं किसी बड़ी सिटी में जाता हूँ तो वहाँ का स्थानीय मान अलग है। और फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा सरनेम है शर्मा, तो मैं गाँव में रहूँगा तो भी शर्मा ही रहूँगा, दिल्ली या बड़ी सिटी में चला जाऊंगा तो भी शर्मा ही रहूंगा। तो कहने का बशर्ते आप धर्म चेंज ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी चले जाए, आपके जाति मान चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, स्थानीय मान। सेम कॉन्सेप्ट इसका है। अब इसका एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब मैंने पूछा 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5, 6 का स्थानीय मान 6, एक संख्या पीछे 60, 7 का स्थानीय मान 2 संख्या पीछे 700, 8 का स्थानीय मान 8,000, 9 का स्थानीय मान 90,000। वैसे ही जाति मान की बात करें, जाति मान का एक क्वेश्चन ले तो 9 का जाति मान 9, 8 का जाति मान 8, 7 का जाति मान 7, 6 का जाति मान 6, 5 का जाति मान 5। तो कहने का मतलब यह है स्थानीय मान का फर्क पड़ता है स्थान से, और जाति मान का स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थान से स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको स्थानीय मान और जाति मान समझ में आ गया होगा। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। अब बात करें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में, इनको कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे इनके क्वेश्चन होते हैं और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। प्राकृत संख्या की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1 से, कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक, अनंत तक, अनंत। और इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से, और ये कहां तक जाती है, इंफिनिटी को अनंत। अब बात करें दोनों में अंतर क्या है। अब
देखो आपके सामने क्वेश्चन है 9557 में 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे 5 क्या है, 2 है, तो भाई सीधी सी बात है कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो इसकी बात अगर करें तो 9557 में पहले वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, पीछे एक 0 है तो क्या हो जाएगा 50। दूसरे वाले का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5, पीछे 2 संख्या है तो कितना हो गया 500। अब उसने क्या पूछा है, इनका योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है उसने, योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो गया 0, 5 में 0 जोड़ा 5 और 5 में 5 जोड़ा 550। तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। एक बार समझते हैं, 9557 में 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। भाई स्थानीय मान और किसका पूछा है 5 का, भाई 2 5 हो गए तभी 5 के स्थानीय मानों का मानो। अगर वो एक ही रहता तो भाई सीधा सा पूछ रहा 5 का स्थानीय मान और आप इजीली, अगर ये एक ही 5 रहता तो 50 आ जाता, ये एक 5 रहता तो 500 आ जाता, पर 2 5 है तो इस 5 का स्थानीय मान क्या है 5, एक संख्या है पीछे तो एक 0 लगा दी, इस 5 के पीछे संख्या 2 है तो 2 0 लगा दी, दोनों का योग कर दिया। तो ये क्या हो गया 550। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है 7689 में 6 के स्थानीय और जाति मान का योग ज्ञात कीजिए। भाई अगर 7689 दे रखा है, सबसे पहले स्थानीय मान की बात करें तो इसके पीछे 2 संख्या है तो क्या आ गया 2 0। जाति मान की बात करें तो फेस वैल्यू में जो संख्या होती है ये स्थानीय मान था, और जाति मान में तो जो संख्या है वो की वही संख्या रहती है। इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 606। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान और जाति मान में क्या फर्क है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। अब हम संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अभी तक हमने स्थानीय मान और जाति मान डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से और कहाँ तक जाती है इंफिनिटी, अनंत तक। और पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से, कहाँ तक जाती है वही इंफिनिटी, अनंत। अब बात करें अब 1 से लेके इंफिनिटी तक और ये 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है, भाई काय का अंतर होता है, खाली 0 का। काय का अंतर होता है 0 का। भाई प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से और पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। तो इसमें हम यूं बोल देंगे, हम ये बोल सकते हैं कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। उसके अलावा एक प्रश्न और बनता है इसमें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। पूर्ण संख्या की बात करें तो कहां से शुरुआत होता है 0 से। तो इसमें ये बोला जाएगा, इसमें ये आएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है 0 है। भाई प्राकृत संख्या में सबसे छोटी कौन है 1 है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी क्या है 0 है। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसको अलग तरीके से अब देखो, अगर मैं ये 0 छुपा लेता हूं तो ये क्या हो गई प्राकृत संख्या, क्या हो गई प्राकृत संख्या। तो कहने का मतलब ये है, चलो अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक कथन बोलूं, मैंने बोला कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा बोला मैंने, सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या
ठीक है भाई, मैंने दोनों पॉइंट बोल दिए। सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सारी प्राकृत संख्या। तो अगर मैं 0 को छुपा लूं तो ये क्या हो गई, प्राकृत संख्या। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो होती है भाई, तो ये क्या है, सही है। अब उसने बोला सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, सारी पूर्ण संख्या। अब सारी पूर्ण संख्या जैसे ही बोला तो 0 चीख चीख के बोलेगा भाई मैं क्या हूँ, मैं पूर्ण संख्या हूँ, मैं प्राकृत संख्या नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि 0 ये कह रहा है कि मैं सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या। 0 एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या है। अब अगर बात करें जैसे इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न एक तो डायरेक्टली पूछ लेंगे भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, बच्चे काय में कंफ्यूज होंगे, 0 है 1 में। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। तो कहने का मतलब इसके सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बेसिक फंडा है जो हर किसी जो कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको याद होना चाहिए। अभी तक हमने स्थानीय मान, जातिमान, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, इंटीजर। पूर्णांक से ही समझ में आ रहा है कि पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। कैसे, जैसे ये बात करें 0 1 2 3 -1 -2 -3 तो ये सब किस संख्या है, ये सब पूर्ण संख्या। जितनी भी पूर्ण संख्या होती है उनको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। अब कौन सी पूर्णांक संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है, 1.5। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। 3/7। तो जो भी नंबर्स रहेंगे जो ना तो दशमलव में है, ना करनी में है, ना किसी में है, वो सब क्या है, किस में आएंगे, पूर्णांक संख्या में। अब बात करें तो ये कैसी है, धनात्मक, और ये कैसी है, ऋणात्मक। ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 ना तो धनात्मक है, ना तो पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो कहने का मतलब पूर्णांक संख्या, ये इंग्लिश में बोले तो इंटीजर। तो इंटीजर खाली जो संख्या है जिसका कोई अपन जैसे बोल देते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसको हम क्लियरली बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -3 -2 -1, जैसे मैं बोल दूं -24, तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। इसमें कुल मिला के टुकड़े नहीं है, ना दशमलव में है, ना बटे में है, ना किसी में है। अगर मान लो 454, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसका कोई पूर्णता धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसको क्या बोल देंगे, पूर्णांक संख्या। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब देखो ये जो मैंने लिखा ये कैसा है, बढ़ते क्रम। कैसा है, ये बढ़ते क्रम है। तो कहने एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर कर देता हूं मैं, कि जो भी नेगेटिव संख्या है, अगर मान लो मैंने बोला कि 5 बड़ा है 4 से, अगर इसको ही मैंने बोल दिया -5 और -4, अगर इनके साइन बदल गए, चिन्ह बदल गए, माइनस आ गया, तो माइनस में क्या होगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब इसमें कौन बड़ा है, माइनस का 4। एक और समझते हैं, ये लिया मैंने माइनस का 10 और ये लिया 2, पर ये क्या है, नेगेटिव में है, ये काय में है, पॉजिटिव में। तो कौन बड़ा रहेगा, 2 में। इसको एक बेसिक वे तरीके से बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने बोला एक के ऊपर 4000 का कर्जा है और एक के 3000 का कर्जा है, तो कौन पैसे वाला है, तो पैसे वाला रहेगा 3000 वाला, क्योंकि उसके ऊपर कम कर्जा है। अब कर्जा है मतलब क्या है, माइनस। माइनस है मतलब कौन, माइनस में किसके ऊपर कम कर्जा है, तो 3000 वाला बड़ा है। अगर दूसरे तरीके से बात करें, मेरे पास 5 रुपए है, एक दूसरे के पास 10 रुपए है। अब बात किसकी हो रही है, पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव में 5 मेरे पास है, 10 उसके पास है, तो किसके पास ज्यादा है, 10 वाले के पास। तो नेगेटिव में, कर्जे में उल्टा होगा,
और अगर आपके पास पैसा है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में सीधा सीधा होगा। जैसे एक और समझते हैं, मैंने अभी बोला कि मेरे ऊपर 5,000 का कर्जा है और उसके ऊपर 4,000 का कर्जा है, तो कर्जा कम किसके पास है? 4,000 वाले के। तो बड़ा कौन हो गया? 4,000 वाला, क्योंकि उसके पास 1,000 का कर्जा कम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव में भी कैसा होता है। एक बेसिक फंडे से देखते हैं, इसको कितना इजी है ये। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेसिक चीजों में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, -7 -8 -11 1 16 0। अब देखो ये दोनों क्या है? नेगेटिव है। तो मैंने नेगेटिव में बोला ही है भाई, जो छोटा है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? सही। और जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अब इसकी बात करें -11 की, तो -11 क्या बड़ा बता रहा है? अब ये तो नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, तो नेगेटिव पॉजिटिव में तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही बड़ा रहता है। तो ये क्या है? गलत है। इसकी बात करें, ये नेगेटिव में ये कुछ भी नहीं है, तो ये कम से कम कुछ भी नहीं है, पर नेगेटिव में तो नहीं है, तो ये बड़ा है और ये सही है। इसकी बात करें तो दोनों पॉजिटिव में, पर कौन ज्यादा पॉजिटिव है? 14। तो 14 बड़ा है, तो बड़ा ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये संख्या पद्धति का बेसिक फंडा था, जो बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत, जो मैथ्स वाले हैं वो तो पता ही है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट जो बेसिक अपना क्लियर करना चाहते हैं उनका थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अब कल हम क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे हम विभाज्यता के नियम, और फिर हम जो बेसिक कंप्लीट करने के बाद करेंगे हम ट्रिकें, कि ट्रिकों से कैसे फटाफट सवाल होते हैं, कैसे फटाफट होते हैं। और आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।